अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका इजलास जो है वो शुरू हुआ ही जा रहा है। उसके प्रोग्राम जो है पूरे के पूरे, उसका शेड्यूल जो है वो सेट हो चुका है। और अगर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि जो पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके 2 रोज़ा जो है इजलास की मेज़बानी जो पाकिस्तान कर रहा है, जिसकी सदारत जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। और अब तक की अगर मैं बात करते हैं तो जो रुकन ममालिक हैं, रूस है, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ साथ जो ईरान के जो हैं और भारत के जो सदूर हैं वो भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। और मंगोलिया के वज़ीर आज़म जो है वो मुबस्सर रियासत के तौर पर, और तुर्कमेनिस्तान के वज़रा की जो काबीना है, नायब चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा भी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत में जो वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। भारत का 4 रुकनी वफ़द यहाँ पे जो है वो लैंड कर चुका है। आज बल्कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानब से जो इशाइया जो था वो दिया गया है, उसके अंदर जो है भारत के जो वफ़द के जो सरबराह है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर शिरकत की। और रशिया का 76 रुकनी वफ़द भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नाजरीन, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि मेहमानों की आमद जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर जारी है। अब यहाँ पे एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इस वक्त सरबराही इजलास पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, ये मुनक्कद हो रहा है, इससे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो हैसियत है वो किस तरह उभर के पूरी दुनिया के सामने आएगी। पाकिस्तान जो है वो एक बैनुल-अक़वामी जो मंडी में वो किस तरह एक मजबूत बायर या सेलर के तौर पर नजर आएगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा ये देखने की हम कोशिश करेंगे कि क्या हमारे जो ताल्लुकात है और इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशनशिप है दूसरे ममालिक के साथ, वो हम किस नहज तक हम इनको इस्तवार कर सकते हैं या अज़रो जो है हम उनको इस्तवार कर सकते हैं। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और उनके साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, जो कि तज्जियाकार हैं। मैडम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैडम ये पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत अरसे के बाद, बहुत ही ज़्यादा अरसे के बाद इस तरह के बड़े लेवल के ऊपर जो दुनिया के सरबराहान ममलिकत जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ा ताइफा अगर कह लें या सबसे बड़ा वफ़द जो है वो इस वक्त जो है वो रशिया का है, जो कि पाकिस्तान के अंदर आया है। तो आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या फोर्सी करती हैं कि पाकिस्तान जो है आने वाले दिनों के अंदर वो किस अपनी जो है वो हालत को सुधार सकता है और इंटरनेशनली अपने रवाबत को और मजबूत कर सकता है दीगर ममालिक के साथ? देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक समिट से ये नहीं होता। ठीक है, कुछ चीजें हो रही होती हैं जिसकी कल्मिनेशन होती है। ठीक है, एससीओ में पाकिस्तान की मेंबरशिप भी यही है। ये शंघाई 5 से शुरू हुआ था जी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास ऑब्जर्वर स्टेटस था। अब ये परमानेंट मेंबर्स हैं, जिस तरह 3 और ममालिक हैं, तो तकरीबन 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और कई डायलॉग पार्टनर्स हैं। लेकिन अब जो इसकी शक्ल सामने आई है और बेलारूस भी के पास भी मेंबरशिप है, तो इसका जो सबसे बड़ा खासा है वो ये कि ये यूरो एशियन अलायंस है, यानी 2 रीजन्स को मिलाती है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। और जितनी बड़ी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करती है, तो इसको अब ये कहा जा रहा है कि चाइना की माशी तरक्की के वजह से, चाइना के ग्लोबल स्टांस की वजह से, रशिया की एशिया पिवट की वजह से, कि ये एक साउथ की आवाज बन गई है। और साउथ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बाज लोग एक्चुअली G20 से भी कंपेयर कर रहे हैं। बाज लोग कह रहे हैं कि साउथ का यूनाइटेड नेशंस है, बाज लोग कह रहे हैं कि NATO ऑफ द ईस्ट है। लेकिन जो बेसिक चीज है जिस पर हमें शायद फोकस करने की जरूरत है, वो एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म और क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल इस खित्ते में है उनको एड्रेस करना। और वहां पर कई कोलैबोरेटिव मॉडल्स हैं जो सामने आए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कोलैबोरेटिव मॉडल जो है वो टेररिज्म पे है। रशिया का आपने कहा सबसे बड़ा वक्त आया है, रशिया के साथ हमारी मशक़ें भी हो रही हैं। तो एक बात जो मैं हर जगह कहना चाहती हूँ, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, उनकी या प्रेजेंस से भी फायदा उठाएं। देखिए, हमारे इस वक्त खित्ते में जो डायनेमिक्स बन रहे हैं ना, हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात उसके साथ मैच नहीं हो रहे हैं। और जो हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में खराबी है वो टेररिज्म है। और उस टेररिज्म के लिए हमारा ख्याल है
कि इंडिया ने अपने लिए एक स्पेस हासिल की अफगानिस्तान में, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, बलूचिस्तान में भी मसला खड़ा करने के लिए, सिपेक के लिए भी मसाइल खड़े करने के लिए, और जो रीजनल कनेक्टिविटी है इन सम वेज उसको खराब करता है। सही। 3 ममालिक ऐसे हैं जिसका इस वक्त बड़ा असर है अफगानिस्तान पे। चाइना का, जो वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रशिया का, जिसने उनसे टेरर स्टेटस ले लिया है, उनको टेररिज्म से निकाल दिया है, और ईरान का, जिसके तिजारती ताल्लुकात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। अगर ये तीनों ममालिक मिलकर अफगानिस्तान के तालिबान को कन्विंस करें कि जी पाकिस्तान के लिए ये मसाइल नहीं खड़े होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि जो कनेक्टिविटी का पैराडाइम है, जो पिलर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत मजबूत हो सकता है। उसके अलावा दीगर अहम बातें, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, MOUs हैं, गवादर पोर्ट की रिमोट इनॉग्रेशन है, जसवंत सिंह साहब भी तशरीफ ले आए, अच्छे ऑप्टिक्स हैं। मेरा ख्याल है मेजर बड़ी चीज ये होगी कि जो हमारा सबसे बड़ा मसला है उसको हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों फोरम से हल करें। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है यहाँ पे, और बहुत सा आपने बेसिकली अगर हम देखते हैं तो आपने नो डाउट ब्रिगेडियर साहब के लिए एक जो बहुत ज़्यादा मजबूत और उसके अलावा 2 ज़िमनी पॉइंट्स जो आपने छोड़े हैं। लेकिन अगर हम इसकी, जैसा अभी आपने बात की है कि अफगानिस्तान की अगर बात करें, जैसे चाइना, रूस और उसके अलावा ईरान, उनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट है उनका ट्रेड के हवाले से। लेकिन अगर दूसरे हवाले से अगर आप दूसरी जानब अगर आप देखते हो तो क्या पाकिस्तान जो है वो तो मुस्तकिल जो है एक हमसाया है, और वो ऑलमोस्ट, बल्कि हमें बहुत सारे दोस्त जब हम आपस में बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हम तो अज़रा तफन्नन हम तो ये बात भी कर देते हैं कि अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान का ही एक सूबा है, कि जिस तरह से यहाँ से चीज़ें वहाँ जा रही होती हैं और वहाँ से चीज़ें इधर को आ रही होती हैं। देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से हमने कुछ गलतियां भी की हैं, लेकिन अब रिलेशनशिप सही ट्रैक पे आ गई थी। हमने तालिबान की जो डायलॉग था, जिसके तहत इस वक्त तालिबान हुकूमत में आए, वहाँ भी बहुत फाल किरदार अदा किया था जी। और अफगानिस्तान की जो मसाइल है उनकी बहुत बड़ी कीमत भी पाकिस्तान ने अदा की है। लेकिन ये तमाम इट्स पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, नेबर है, लैंडलॉक स्टेट है, मसाइल है, हमने स्ट्रैटेजिक पेशेंस और स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट दोनों का मुजाहरा किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो लार्जर कंस्ट्रक्ट है कनेक्टिविटी का, क्योंकि देखिए जो एक और बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजिक स्पेस है इकोनॉमिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के लिए, वो सेंट्रल एशिया है। जी जी। सेंट्रल एशिया हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, गैस पाइपलाइन हो, कनेक्टिविटी पैराडाइम हो, ये हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑन बोर्ड ना हो और इनके ताल्लुकात अच्छे ना हो। अनफॉर्चुनेटली इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हम ये इम्पोर्टेंट पीस ऑफ द इक्वेशन जो है उसको उस तरह से नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं जिस तरह जरूरत है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है कि ये मौक़िफ़ सामने आए। मुझे इजाजत दीजिएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर सर, अभी जैसे अपना मैडम ने जो बात की है, तो सर ये जो अभी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम देखते हैं सर, जो भारत है उसका ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो पाकिस्तान के भी ताल्लुकात इन ममालिक के साथ अच्छे हैं। तो लेकिन सर जो भारत है या जो हिंदुस्तान है उसका पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है सर, वो तो आपके सामने है। तो सर हम इसको किस तरह हम कंसीडर कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से? सर बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। मैं कुछ थोड़ी चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखें, पहले मैं क्विकली चले आपके सवाल के जवाब पहले देता हूँ। जी जी। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, आपने नोट किया होगा कि एक तो जो स्मॉलेस्ट डेलीगेशन आया है वो है इंडिया से, वो 4 लोग हैं डेलीगेशन में, नंबर 1, और उनके ठीक है 8-10 उनके जर्नलिस्ट आए हैं जी जी। इस विजिट को, समिट को कवर करने के लिए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको आज रात इशाइये पे बुलाया, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत ही कोई अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लैक लस्टर, मतलब कोई जोश नहीं था, कोई ऐसा जज्बा नहीं था कि वो आए हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा हंस के उनके हादसात मनाए, लेकिन वो गर्म जोशी थे वो नहीं उनमें थी। एक तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन। दूसरा ये है कि उन्होंने पहले कह दिया था कि जनाब कोई 2 तरफा बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ इस दौरे में। मेरा ख्याल वो आए हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि बस ये इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होगी है एट एन अप्रोप्रिएट लेवल इन दी SCO समिट। क्योंकि अगर वो ना आते
तो फिर वो जारी बात है वो उनके खिलाफ जो है ना वो एक चीज बड़ी होल्ड करती कि जनाब इन्होंने ऐसा लूप वार्म रिस्पॉन्स दिया। तो वो आए हैं अपनी मजबूरी की तहत। कोई इससे मेरा नहीं ख्याल है कि जो इस वक्त सर्द मोड़ी है या बहुत टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में, उसमें किसी किस्म का मुझे कोई ब्रेक थ्रू होते हुए नजर नहीं आ रहा। वो लहजा बात है कि नवाज शरीफ साहब ने रेवेंड में वो एक बरका दत्त उनकी एक आई है इंडियन रिपोर्टर जी, तो उसको इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि मूडी आते। चले वो तो उनकी बात सही है, मैं भी कहता हूँ अच्छा होता अगर प्राइम मिनिस्टर मूडी आते समिट अटेंड करने। और लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि इन द नियर टू फ्यूचर टू मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मूडी। तो मूडी साहब आपको पता मूड वाले आदमी है, तो पता कोई नहीं। इस पहले वो था 2015 में 25 दिसंबर को एकदम खबर आई, 26 दिसंबर मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मूडी अफगानिस्तान के दौरे पे थे। लो जनाब, और फॉरेन ऑफिस को मालूम नहीं था और वो जनाब रेवेंड पहुंच गए और उनकी नवासी की शादी पे पहुंच गए ना सर, वो नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी पे आए थे जी, शादी पे। तो लिहाजा अभी भी को पता नहीं है कि वो एकदम कोई खबर आ जाए कुछ अर्से बाद कि जी प्राइम मिनिस्टर मूडी उनको मिलने लाहौर आ रहे हैं। और उससे शायद फिर कोई मामला आगे चलना शुरू करे। देखिए दो चीजें हैं इंडिया के हवाले से। अगर इंडिया अपना कश्मीर का मामला जो है वो टेबल पे बैठ के रिजॉल्व कर ले और उसके अलावा उसका कोई हल निकल आए, पीसफुल हल निकल आए और आर्टिकल 370 को वापस ले जाए जिस तरह हमने 3-4 साल से उनको कहा हुआ है, और कश्मीर का इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेटस बहाल कर दे जी जी। और दूसरा केपी और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करना वाया अफगानिस्तान वो खत्म कर दे थ्रू द प्रॉक्सीज, वहां पे BLA, यहाँ पे TTP वगैरह वगैरह। तो फिर बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है, इंडिया के साथ बैठ के बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए और एक उसका हल निकलना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारा नेबर है, उनके साथ हम तजारत भी करें, बायलैटरल ट्रेड भी हो उनके साथ, और भी पानी का इंडस वाटर ट्रीटी के मामला हैं, डैम्स जो हैं उनके ऊपर मामला हैं जो इंडिया बना रहा है उन दरियाओं पे जो कि पाकिस्तान के परव्यू में आते हैं एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन बात यह कि वो इंडियन की इकोनॉमी को इतनी अच्छी हो गई है, तकरीबन 700 अरब की डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारे हैं 15 के करीब। तो वो ये समझते हैं कि जब वो हमें नीचे देखते हैं, वो उनकी नजर में हम वो हमारा वो स्टेटस नहीं है कि भाई ये तो इकोनॉमिकली बुरी हालत में, इनके साथ बात क्या करनी है। तो आजकल वो इस एरोगेंट फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, ये चीज आप ध्यान में रखें। लेकिन बहरहाल फिर भी अभी जयशंकर साहब के बारे में एक क्या सारी की जा रही है, लोगों को अभी भी शक है कि वो एक दो पहले जो शंघाई समिट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए थे जो हमेशा वो लगाते हैं, हालांकि मामला उल्टा है, हम विक्टिम्स हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के। तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात की, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कोई और किसी मुल्क के डेलीगेट भी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को स्नब करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि हमारे वो गेस्ट आए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि जो हालात हैं वो क्या एटमॉस्फेयर खराब हो समिट का, और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी समिट के एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करके बल्कि बायलैटरल अपना जो कॉमन इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, अपना रीजनल कनेक्टिविटी होगा, ट्रेड होगा, ये तमाम चीजें। और तो वैसे तो वो कहते हैं कि जब आप हमारे साथ बैठे डायलॉग पे तो हम दहशतगर्दी के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें पहले उनके साथ कॉम्पोजिट डायलॉग इंडियंस के साथ होता था, लेकिन बहरहाल अब तो कई 2-3 दहाई होगी कि उनके साथ कॉम्पोजिट डायलॉग या कोई और किस्म का डायलॉग नहीं चल रहा। सो इंडियंस के साथ कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद मुझे नहीं है। और क्या वो पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू भी देते हैं या उनके कोई साइडलाइन पे कोई सवाल जवाब होता है, आई डोंट नो, ये तो कल अब देखना पड़ेगा। वो अलग बात है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो आए, मैंने देखा कि वो बड़े पॉजिटिव मूड में है और वो हमारे जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीडिया सेंटर में बातचीत भी हो रही है, तो जरा फ्री एक्सचेंज ऑफ टॉक भी है, चले अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं रूस के वाले से देखें 2 इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो यह है कि रूस ने हाल ही में हमने बार्टर ट्रेड किया है, गुड्स का एग्रीमेंट मॉस्को में हुआ, हमारे भी कुछ 100-125 बिजनेसमैन गए वहां पे, मुसद्दिक मलिक साहब इन्होंने एक बड़ा अच्छा बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट किया। और दूसरा ये है जिसमें डॉक्टर साहब ने भी, साहिबा ने भी जिक्र किया कि हम इस वक्त जब समिट हो रहा है तो रूसी
फौज के जो सोल्जर्स हैं वो पब्बी में नेशनल एंटी टेररिज्म सेंटर जो है वहां पे पाकिस्तान आर्मी के साथ उनकी जॉइंट ट्रेनिंग जो है पहले भी हुई 1-2 दफा, लेकिन अभी फिर आप इसकी टाइमिंग देखें, वो 2 हफ्ते की वो एक्सरसाइज चल रही है। और माजी में भी हमने पिछले चंद सालों में रशियन नेवी के साथ एक्सरसाइजेस की हैं और रशियन एयरफोर्स के साथ भी एक्सरसाइजेस हुई है। तो लिहाजा रशिया का और हमारे जो मामला जो बिल्कुल खत्म हो गए थे वो पिछले 15 सालों में उनकी रिवाइवल हुई है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। रशिया तो खुद सीपैक के में शामिल होना चाहता है और रशिया तो खुद चाहता है कि उनको एक्सेस में गवादर तक, अब गवादर देखें इनॉग्रेट हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं, अच्छी खबर ये थी जो समिट से पहले कि वर्चुअल इनॉग्रेशन गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो गई। और दूसरा ये कि जनाब उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, ये और किसी के साथ नहीं, इंडियन ने भी ये नोट किया होगा, अमेरिकन भी ये नोट कर रहे होंगे, हमारी टॉप लीडरशिप, चेयरमैन, जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ और बाकी सीनियर लीडरशिप, वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी कल बड़ी डिलिबरेट मीटिंग हुई है। आपको पता है कितने क्लोज ताल्लुकात हैं। और आपको मालूम है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स J-30, J-31 लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जो है अब पाकिस्तान जा रहा है। जी जी, और यहाँ मैं भूल ना जाऊं ब्रिगेडियर साहब, सर मुझे सर असल में एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हाँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो सर काइंडली आप यहीं से सर जो है ना इसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपके साथ इसके अंदर एक ज़िमनी सवाल जो है सर वो भी इसमें ऐड करूंगा और डेफिनेटली मैं फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका दोनों चीज़ों का मुझे कंप्रिहेंसिव मुझे जवाब दीजिएगा। नाजरीन, आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।